मम्मी तनी खोल द केवड़िया पापा तोहके है बुलावत तोहरे बिना तो पापा के मन नहीं लगेला हो मम्मी तनी खोल द केवड़िया पापा तोहके है बुलावत। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सक्षम स्मार्ट स्कूल। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इंग्लिश की एक नए टॉपिक की शुरुआत, जिसका नाम है नरेशन। आप यहां पर देख पा रहे हैं नरेशन। आज से हम लोग नरेशन की शुरुआत करेंगे। नरेशन क्लास की शुरुआत होगी और आज से लेकर के एंड ऑफ द नरेशन, इस टॉपिक को एंड हम लोग करेंगे और तब तक बड़े ही मजेदार और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको पढ़ेंगे। अब तक अगर आप लोगों को नरेशन बिल्कुल नहीं आता, आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, कक्षा 9 में या क्लास 10th में या 11th क्लास में या फिर 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप इस वीडियोस को आराम से देखें, धीरे धीरे देखें, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझ में आएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट और बिना देर किए हुए इस क्लास की शुरुआत, ताकि आप रहे सबसे आगे और बढ़े सबसे मस्त। ठीक है, तो हम लोग बच्चों शुरू करने वाले हैं नरेशन की क्लास। नरेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहां से बहुत सारे जगहों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तब भी आप एनडीए जैसे एग्जाम्स की, एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स की, एसएससी सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो आपसे नरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपको हो जाना चाहिए तैयार। पेन और कॉपी लेकर के बैठिए मेरे साथ और लिखना शुरू कीजिएगा, नोट करिएगा, ध्यान से समझेंगे। अभी इस गाने को हम आगे आपको बताएंगे कि इस गाने का मतलब क्या था, मीनिंग क्या था। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फटाफट। प्यारे साथियों, हम लोग शुरू कर रहे हैं नरेशन की क्लास और नरेशन की क्लास के लिए हमें हमारे पास ये आ गया, हमारे पास बोर्ड। तो बच्चों ध्यान में रखो, ये हम लोगों ने लिखा नरेशन। नरेशन मीन्स क्या होता है? नरेशन मीन्स होता है कथन। तो ध्यान में रखो, सब कुछ बताएंगे, एक एक चीज को बताएंगे, हर एक शब्द को बताएंगे। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप वीडियो को देखते रहना। नरेशन मीन्स होता है कथन। अब इस बात को समझते हैं, जैसे हमारा और आपका जन्म हुआ है, यानी हम लोग जन्म लिए हैं, हमारे मम्मी पापा हैं जिनसे हम लोग जन्म लिए हैं, आप जन्म लिए हैं, वो आपके मम्मी पापा हैं, जिनसे हम जन्म लिए हैं वो हमारे मम्मी पापा हैं। ठीक है, ऐसे ही नरेशन शब्द भी किसी से जन्म लिया है और नरेशन जिससे जन्म लिया है उसका नाम है नरेट। तो ध्यान में रखना, नरेट, ये नरेट वर्ड है, नरेट ध्यान में रखेंगे बच्चों। नरेट, नरेट से नरेशन, नरेट से नरेशन ध्यान में रखेंगे। नरेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति हुई है, हुई है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नरेशन से ही क्या हुआ, सॉरी नरेट से नरेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछे कि नरेशन की मम्मी कौन है, नरेशन किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, नरेशन किससे पैदा हुआ है, आप बताएंगे कि सर नरेशन जो था वो किससे पैदा हुआ है, नरेट से। किससे पैदा हुआ है, नरेट से। एक बात और ध्यान से समझते चलना, नरेट मीन्स क्या होता है, नरेट का अर्थ है इसका, ध्यान में रखेंगे, इसका अर्थ है, ठीक है, इसका अर्थ है टू से या टू स्टेट। ठीक है, टू से, टू से ध्यान में रखेंगे। आज की बात नरेशन, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। नरेट शब्द से ही नरेशन शब्द की उत्पत्ति है, हुई है। और नरेशन का, नरेट का मतलब क्या होता है, नरेट का अर्थ क्या होता है, आप बोलेंगे टू से। टू से का मतलब होता है कहना, ध्यान से समझना बच्चों। टू से का मतलब होता है कहना। तो कहने से ही कथन शब्द की उत्पत्ति हुई है, कहने से ही कथन वर्ड डिराइव्ड हुआ है। ओके, ध्यान में रखना, नरेशन शब्द किससे बना है, नरेशन शब्द पैदा किससे हुआ है, नरेट से। और नरेट का अर्थ क्या होता है, टू से। ठीक है, तो जब हम किसी चीज को कहते हैं, जब हम बोलते हैं, कहते हैं, तो वही बन जाता है नरेशन। आई थिंक आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो आप बोलते हैं, वही होता है नरेशन, वही होता है कथन। तो ध्यान में रखना, नरेट, नरेशन शब्द किससे जन्म लिया, किससे पैदा हुआ, नरेशन शब्द पैदा हुआ है नरेट से और नरेट का अर्थ होता है टू से। ओके, ध्यान में रखेंगे। एक चीज और ध्यान में रखिएगा,
जैसे आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना, जैसे आप लोग अभी जो लोग बैठे होंगे या जो लोग वीडियो इसको देख रहे होंगे अपने घर पे, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके 2-2 नाम होते हैं नहीं होते हैं? है ना? एक नाम होता है अच्छा, आप लोगों में से एकाध बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर यहाँ पर ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो वो लोग कहते हैं, "अरे सर मेरा एक ही नाम है।" कोई बात नहीं, आपका एक नाम होगा लेकिन चिढ़ाने वाला भी नाम एक होता है ना? गाँव में लोग उसी नाम से आपको चिढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के नाम होते हैं। तो जो नाम आपका ध्यान से सुनना बच्चों, जो नाम आपका क्या होता है, एक नाम हो गया जो आपका स्कूल में होता है, एक नाम आपका हो गया घर पे लोग बुलाते हैं। जैसे किसी का नाम मान लेते हैं कि सचिन हो गया या अमन हो गया, तो स्कूल में अमन नाम हो गया, तो घर पे कैसे बुलाते हैं बच्चों को? उन बच्चों को बुलाते हैं, कोई प्यार से बुलाएगा, "गोलू आ जाओ, गोलू यहाँ आओ।" है ना? इस तरीके से। तो ध्यान में रखना बच्चों, ऐसे ही नरेशन के भी कई नाम हैं। ध्यान में रखना, नरेशन के भी इसी तरीके से कई नाम हैं। नरेशन के कितने नाम हैं? ये बात आप ध्यान में रखना, तो नरेशन के कई नाम हैं बच्चों। तो आज के बाद इस बात का ध्यान रखना, नरेशन कहो, चाहे आप नैरेट कह लो, मैं आपको सॉरी राइट करा रहा हूँ। चाहे नरेशन कहो और चाहे तो आप स्टेटमेंट कहो। क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। ठीक है? चाहे नरेशन कहो, चाहे स्टेटमेंट कहो और चाहे असर्शन कहो। क्या बोलेंगे? असर्शन, असर्शन। इन तीनों का मतलब, नरेशन का मतलब भी कथन होता है, स्टेटमेंट का मतलब भी कथन होता है और असर्शन मीन्स भी कथन होता है। आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये बोथ स्टूडेंट्स के लिए, इन इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, सारे विद्यार्थियों के लिए सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है, इसलिए आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना, क्या होता है भाई, नरेशन कहो चाहे स्टेटमेंट कहो। आज के बाद कोई आपसे पूछे क्या पढ़ रहे हो, आप कहना सर स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। अगर कोई पूछे क्या पढ़ रहे हो, कहना सर असर्शन पढ़ रहे हैं। मतलब नरेशन कहना, ठीक है, नरेशन भी कह सकते हो, चाहे नरेशन कहो, चाहे स्टेटमेंट कहो, चाहे असर्शन कहो, सबका मतलब कथन होता है। बात मेरी समझ में आ गई? तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी साथियों। ध्यान में रखना, एक ही शब्द को, जैसे आप लोगों में से अभी मेरे यहाँ कुछ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, एक जन का नाम है मोदी, ध्यान में रखना, उनको नाम है अभिषेक, सॉरी नाम है अभिषेक, अभिषेक, है ना, अभिषेक, अभिषेक नाम है, ठीक है। अभिषेक को ही, उसी लड़के को जिसका नाम अभिषेक है, उसी लड़के को कुछ लोग कहते हैं क्या? मोदी। ध्यान में रखना, अभिषेक को ही कुछ लोग कहते हैं मोदी। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो अभिषेक नाम है, जिसका अभिषेक नाम है, उसी को लोग कहते हैं मोदी। तो देखो दो दो नाम है, ऐसे ही नरेशन के भी कितने नाम है? तीन नाम है, या तो नरेशन कहो, या तो स्टेटमेंट कहो, या तो असर्शन कहो। आपसे पूछा जाएगा कि नरेशन के और कितने नाम हैं? इसको बोलते हैं बच्चों सिनोनाइम्स। क्या बोलते हैं? सिनोनाइम्स। ध्यान में रखना, सिनोनाइम्स का मतलब हिंदी में होता है पर्यायवाची। क्या बोलते हैं? सिनोनाइम्स। आपसे पूछा जाए नरेशन का सिनोनाइम्स क्या होता है, आप कहेंगे स्टेटमेंट। नरेशन का सिनोनाइम्स क्या होता है, आप बोलेंगे असर्शन। बात समझ में आ गई? या आपसे कोई पूछेगा नरेशन का पर्यायवाची क्या होता है, आप बोलेंगे सर स्टेटमेंट। नरेशन का पर्यायवाची क्या होता है, आप बोलेंगे असर्शन। ठीक है, दैट्स गुड। ओके, तो ध्यान में रखना बच्चों, इस बात को आप ध्यान में रखना, ये चीज आप याद रखना कि नरेशन को इतने नामों से जानते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नरेशन, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं यार, कैसे जानेंगे नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं इसको। ठीक है, टाइप्स ऑफ नरेशन, टाइप्स ऑफ नरेशन, टाइप्स ऑफ नरेशन। ध्यान में रखना, टाइप्स ऑफ नरेशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो नरेशन के प्रकार यानी कथन के प्रकार या नरेशन के प्रकार, हम चलो इंग्लिश में ही लिख देते हैं नरेशन, नरेशन के प्रकार, नरेशन के प्रकार, याद रखना। तो नरेशन के कितने प्रकार होते हैं? नरेशन दो प्रकार का होता है भाई। नरेशन कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नरेशन? सर देयर इज टू टाइप्स ऑफ नरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, there are two types of narration. How many types of narration? Sir, there are two types of narration. ध्यान में रखना, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? सर दो प्रकार के नरेशन होते हैं। कितने प्रकार के नरेशन होते हैं? दो प्रकार के नरेशन होते हैं। ठीक है, फटाफट मेरे साथ आप नोट कर सकते हो, समझ सकते हो। अगर वीडियोस को आपको लगे कि वीडियो यार तेज जा रहा है, तो वीडियोस को रोक करके फिर नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? नरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है साथियों, नरेशन का जो प्रकार है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। इसी को बहुत सारे टीचर बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो चाहे डायरेक्ट नरेशन बोलो या आप लोग बोल सकते हो और
डायरेक्ट स्पीच। ध्यान में रखना बच्चों, क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट स्पीच, या तो कहो डायरेक्ट नरेशन या कहो डायरेक्ट स्पीच। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, या इसी को आप क्या कह सकते हो? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, तो या तो इसी को आप बोलो इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। बात मेरी समझ में आई? तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि आपको स्कूलों में, किताबों में, बुक्स में जो लिखा मिलता है, आप जब देखेंगे बुक्स में, तो या तो लिखा रहेगा डायरेक्ट नरेशन, यानी अभी हमने क्या बताया? टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन के कितने प्रकार हैं? तो नरेशन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। ठीक है, नरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को ही हम डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन को ही हम इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई है? अब देखो, आपके मन में ये चलेगा, सवाल उठेगा कि कैसे हम जानेंगे कि ये डायरेक्ट नरेशन है और कैसे हम जानेंगे कि ये इनडायरेक्ट नरेशन है। तो चलो, इसी पर मैंने एक कहानी आपको सुनाया था, एक गीत सुनाया था शुरुआत में, स्टार्टिंग में क्या सुनाया था? मम्मी तनी खोल दा केवड़िया, पापा तोहके है बुलावते, तोहरे बिना तो पापा के मन नहीं लगेला हो, मम्मी तनी खोल दा केवड़िया, पापा तोहके है बुलावते। हेलो बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात को। मैं कहानी एक आपको सुनाता हूं और आप सुन करके आप समझ जाएंगे कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना। अगर एक बार बहुत पहले की बात है, मेरे घर पे एक छोटी सी बच्ची थी और है ना, भैया की बेटी थी, और भैया गए थे काम पर, बड़े भैया, और वो सूरत रहते हैं, मतलब रहते हैं, अभी भी रहते हैं। तो वो गए थे काम पर और काम से आने में उन्हें देर हो गई थी और भाभी जी जो थी वो दरवाजा बंद करके अंदर से लॉक करके अपना आराम कर रही थी, क्योंकि देर हो गई थी रात। तो भाई शहर में अगर कोई रहेगा तो सीधी सी बात है, अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं लोग। तो भैया जब पहुंचे तो वो कह रहे थे, भाभी का नाम लेकर के, भाभी का नाम गीता जी है, तो उनका नाम लेकर के, भाभी का नाम लेकर के कह रहे थे कि गीतवा तनी केवड़िया खोल, गीतवा तनी केवड़िया खोल। तो वो बच्ची जो छोटी सी थी, उसे पता नहीं था कि कहाँ क्या बोलना चाहिए। तो जब वो बच्ची घर पे आई, हम लोगों के पास आई, तो दादी से अपने बताने लगी कि दादी, मावा, पापा ने मम्मी के कहत रहन गीतवा केवड़िया खोल, गीतवा केवड़िया खोल। बात मेरी समझ में आ रही है? तो इस बात को समझो बच्चों कि आ, वहां पर क्या हुआ? पापा की बात को, पापा की बात को बच्ची बता रही थी किससे? दादी से। पापा की बात को बच्ची बता रही थी किससे? दादी को। ठीक है, तो ध्यान में रखो, जब किसी दूसरे की बात को किसी दूसरे से बताया जाए तो वो कहते हैं उसको क्या? इनडायरेक्ट नरेशन। चलो, अब ये नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं। जैसे मान लो कि आप यहाँ बैठे हो, मैं बोलूं कि भैया काल फीस ले आया, आपसे मैंने बोला, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपसे ही मैंने बोला, हाँ हाँ आपसे ही बात कर रहे हैं, आपसे ही, आप मत पीछे उछे मत देखो, आपसे ही बात कर रहे हैं, जो आप देख रहे हो मुझे ना, आपसे ही बात कर रहे हैं। मान लो मैंने आपसे कहा भैया कल फीस लेकर के आइएगा, बहनी कल फीस लेकर के आइएगा, बेटा कल फीस लेकर के आना। तो मैंने आपसे बोला, ये क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि भैया फीस दे दीजिएगा। आप घर पे गए और आप घर पे जाते हैं, घर पे जैसे ही पहुंचे तो पापा को बोले कि पापा सर जी फीस मांगत रहन, कह रहे कि पापा से कह दिया फीस जमा के दी है। तो मेरी बात को आपने किससे कहा? पापा से। मैंने नहीं कहा आपके पापा से, मैं आपके पापा से नहीं कहा, मैंने नहीं कहा आपके पापा से। किसने कहा आपके पापा से? आपने कहा। और किसकी बात को? मेरी बात को। यानी मेरी बात को आपने पापा से कहा, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। मैं अगर आपके पापा से डायरेक्ट कह देता कि भैया फीस जमा कर दीजिए, तो ये हो जाता डायरेक्ट नरेशन। लेकिन आपने मेरी बात को पापा से कहा, इसलिए क्या हो गया? इनडायरेक्ट नरेशन। यानी जब हम किसी से अपनी बात खुद जिससे कहना हो उसी से कह दें तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। लेकिन जब मेरी बात यानी आपकी बात किसी और को जाकर के कहा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन। समझ में आया? फिर से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मुझे 200 रुपए चाहिए, मुझे 200 रुपए चाहिए और मैं मम्मी से नहीं कहा,
मेरी मम्मी है, माताजी है, और मैंने माताजी से पैसा नहीं मांगा। मैंने अपने घर के एक बच्चे को भेजा और मैंने कहा कि जाओ दादी से बोल दो कि चाचा पैसा मांग रहे हैं, 200 रुपया। तो देखो, मांगना मुझे था लेकिन मैं नहीं मांगा। अब वो बच्चा जाएगा और वो बच्चा जाकर के बोलेगा दादी पैसा दे, चच्चा मांगे न है ना। वो क्या बोलेगा, दादी पैसा दे, चच्चा मांगे न, चच्चा कहे ना कि पैसा 200 रुपया मांग ले। तो बताओ, मेरी बात को वो जाकर के किससे कह रहा है, दादी से। इसलिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन। लेकिन अगर मैं ही जाकर के डायरेक्ट बोलता कि मुझे 200 रुपया चाहिए, तो ये क्या हो जाता, डायरेक्ट नरेशन। तो ध्यान में रखना बच्चों, डायरेक्ट नरेशन मतलब होता है, डायरेक्ट स्पीच मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन, ध्यान में रखना, ये होता है प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट नरेशन मीन्स होता है अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जब हम किसी की बात को, यानी हम अपनी बात को प्रत्यक्ष रूप से किसी से कहते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन, और मेरी बात को जब हम किसी की बात को दूसरे से जाकर के कहेंगे वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, चलो आगे बताते हैं आपको अभी और कैसे आप पहचानेंगे। आप मान लो परीक्षा में आ गए, आप परीक्षा बोर्ड के एग्जाम में बैठे हो, आप एग्जाम में बैठे हो, नाइन्थ के बोर्ड, नाइन्थ में बैठे हो, 10th में बैठे हो, 11th में बैठे हो या 12th में बैठे हो, किसी भी एग्जाम में बैठे हो, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि यही नरेशन, ये डायरेक्ट नरेशन है और ये इनडायरेक्ट नरेशन है। तो ध्यान से समझो बच्चों, इस चीज को आपको समझना है बहुत अच्छे से। देखो, ये जो लल्ला ना डायरेक्ट नरेशन होता है ना, ध्यान से सुनना एकदम बहुत अच्छे से, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जो डायरेक्ट नरेशन होता है लल्ला, ये डायरेक्ट नरेशन दो होता है। ठीक है, दो प्रकार का होता है। डायरेक्ट नरेशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, ध्यान से सुनना। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, एक क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। डायरेक्ट नरेशन कितने प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ध्यान में रखना। डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट, ये आप क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कितने प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन, रिपोर्टिंग वर्ब है ना, सॉरी डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन दो भाग होते हैं डायरेक्ट नरेशन के, एक क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और एक क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान में रखना, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है बच्चों जो एक कामा में होता है, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो एक कामा में होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ध्यान से सुनना, जो एक कामा में होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। कैसे जानोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब है, जो एक कामा में लिखा रहेगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या दिया, एक कामा, जहां पर एक कामा दिया रहेगा उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। फिर से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, यही सब चीजें सुनते सुनते चलना। अभी ये छोटी छोटी बात आपके लिए बहुत बड़े काम की हो जाएगी। तो जब एक कामा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और बच्चों, जब दो कामा हो जाएगा, ध्यान से सुनना, जब दो कामा हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। यानी अगर लल्ला हम ऐसे बना देते हैं कि दो कामा ऊपर लगा दिया, दो कामा इधर लगा दिया, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कामा। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कामा। तो जब दो कामा हो जाता है तो उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई। फिर से देखो, हमने कहा टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, नरेशन दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट, डायरेक्ट नरेशन, यानी नरेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट नरेशन वो होता है जो जिसमें दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। इनडायरेक्ट नरेशन वो होता है जिसमें केवल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक भाग होगा। तो ध्यान में रखना बच्चों, इनडायरेक्ट नरेशन वो होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक भाग होते हैं, बाकी उसमें कुछ भी नहीं लगा रहेगा, फुल स्टॉप अंत में रहेगा, वो क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन। समझ में आ गया। इनडायरेक्ट नरेशन में कामा वामा नहीं लगा रहता है, ध्यान में रखना। इनडायरेक्ट नरेशन में देखो कामा वामा नहीं लगा है, इन्वर्टेड कामा नहीं लगा है, लेकिन डायरेक्ट नरेशन में कामा और इन्वर्टेड कामा लगा है। पहचान लोगे कि नहीं पहचान पाओगे, ठीक है, आप जान लेना बेटा, क्योंकि बड़े काम का है, अगर नहीं जान पाओगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो मैं लिखता हूं और लिख करके दिखाता हूं। देखो बच्चों, एक हमने लिखा ही सेज, कामा, इन्वर्टेड कामा, ही सेज ही इज रनिंग, he is running in the field, in the field,
FIELD इज रनिंग इन द फील्ड। अब देखो यहां पर आप बहुत गौर से देखो, समझो इस बात को बच्चों, बहुत अच्छे से समझो। यहां पर क्या है, देखो एक कामा यहां है और दो कामा यहां, दो कामा यहां, मतलब इन्वर्टेड कामा यहां। तो जब कोई चीज एक कामा में लिखा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब, यही है रिपोर्टिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि ये एक कामा में लिखा है लल्ला। जब एक कामा में कोई चीज लिखा रहता है तो उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो दो कामा में लिखा है, देखो इधर भी दो कामा है, इधर भी दो कामा है, तो जो दो कामा में लिखा होता है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। अब एक बात बताओ बच्चों, देखो इसमें जो है, ये जो एग्जांपल दिया गया है, ये जो लिखा गया है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब भी है, रिपोर्टिंग वर्ब भी है और रिपोर्टेड स्पीच भी है। जब रिपोर्टिंग वर्ब भी रहेगा और रिपोर्टेड स्पीच भी रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट नरेशन। बात मेरी समझ में आ रही? तो ये हो गया बच्चों डायरेक्ट नरेशन। ये क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन, या इसी को डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हो। डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, ध्यान में रखो, इसी को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं या डायरेक्ट स्पीच। चलो अब बना करके इसको देख लेते हैं। अगर हम इसको लिखेंगे तो सब इसका आंसर लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेज ही सेज दैट। अभी कैसे बनेगा बच्चों, आप लोग इसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये मैं कैसे बना रहा हूं, कैसे इसका आंसर बन जाएगा, कैसे मैंने क्यों ऐसा लिखा, अभी इसके बारे में मत सोचना। बस अभी आप ये पहचानो कि किसको डायरेक्ट नरेशन कहेंगे, किसको डायरेक्ट स्पीच कहेंगे और किसको इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट नरेशन किसे कहेंगे? जिसमें दो भाग होंगे उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहेंगे, और जिसमें एक भाग होगा उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे। तो देखो, ही सेज दैट, और आगे हमने लिखा ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, ही इज रनिंग, इन है ये, ध्यान में रखना, फिर से मैं लिख देता हूं, राइट कर देता हूं, इन द फील्ड, FIELD, इन द फील्ड, और अंत में फुल स्टॉप। अब एक बात बताओ, आप लोग यहां पर देखो, ये जो मैंने दो दो लिखा, एक मैंने यहां लिखा है और एक मैंने यहां लिखा है, लिखा है, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना, दो सेंटेंस मैंने लिखा है। अब इन दोनों सेंटेंस को आप देख करके बताओ। चले पहले इस पहले वाले को देखते हैं। ही सेज, ही सेज, कामा, इन्वर्टेड कामा, और फिर है ही इज रनिंग इन द फील्ड। इसमें देखो कामा भी लगा है और इन्वर्टेड कामा भी लगा है। यहां भी इन्वर्टेड कामा है, मतलब यहां दो कामा है, यहां भी दो कामा है। दो कामा को ही इन्वर्टेड कामा कहते हैं। फिर से सुनना, दो कामा को ही क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कामा। अब एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, तो ये जो दो कामा है इसको इन्वर्टेड कामा कहते हैं। अब एक बात बताना, देखना यहां पर क्या है, जो एक कामा में लिखा है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो दो कामा में लिखा होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों होता है उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और जिसमें देखो, इसमें काम, दूसरे वाले में देखो, ही सेज दैट ही इज रनिंग इन द फील्ड, इसमें कहीं भी कामा ओमा नहीं लगा है, इसमें कहीं भी दो कामा नहीं लगा है। इसलिए बच्चों, ये इसमें देखो कामा नहीं लगा है, तो जहां कामा वाला नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन। इसलिए आप बोलना कि सर ये इनडायरेक्ट नरेशन है। तो हम आपसे पूछेंगे कैसे, तो आप बताना कि सर इसमें क्या है, कि इसमें कामा ओमा नहीं लगा है। इसमें इस वाले वाक्य में, जो दूसरा वाला वाक्य है, इसमें कामा और इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं है, इसलिए क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, चाहे नरेशन कर लेना बच्चों, चाहे स्पीच कर लेना, दोनों का मतलब एक ही है। तो बताओ आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? आप लोग देखना और देख करके बताओ, क्या यहां तक ये क्लास समझ में आई या फिर नहीं आई? अगर आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो आप फिर से हमसे कह सकते हो, और हम आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करके सारी चीजों को हम फिर से बता सकते हैं, ठीक है। बट आप लोगों को बच्चों आना चाहिए। आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी से भी पढ़ते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको ये चीजें आनी चाहिए, ध्यान में रखना, ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना बच्चों, आपको आनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। चलो, है ना।
तो आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा-सा मैंने इसको फैला-वैला दिया ताकि आपको है ना, ये बढ़िया साँस है। ठीक है? तो देखो नरेशन जो होते हैं, नरेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। हमने इतना पढ़ाया, आगे बढ़ते हैं एक चीज़ को और यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं और ताकि आपको समझ में आ जाए, ध्यान से सुनना। एक चीज़ और ध्यान में रख लेना, वो क्या? अब देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है बच्चों, है ना? तो आप ये लिखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब वाले नियम। ये कोई पढ़ाता नहीं यहाँ से, ठीक है? तो ध्यान में रख लेना। आप ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 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 बनाने के लिए बनाने के लिए बनाने के लिए रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब वाले नियम रिपोर्टिंग वर्ब वाले नियम ध्यान में रखना रिपोर्टिंग वर्ब वाले नियम बच्चों इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझो ये आपका एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा ये आपको आना चाहिए ध्यान में रखना बड़े ही काम का है ये ठीक है ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला मैंने यहां पर लिखा गया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट देखो आपके बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए होता है आप जब बैंक एसएससी का एग्जाम देंगे तो उसमें भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए होता है या आप बड़े बड़े कोई एग्जाम्स देंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना होता है तो चलिए हम लोग यहाँ पर बदलना सीखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे कैसे ठीक है और किसको देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब वाले नियम को किसको देख रहे हैं बच्चों किसकी बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब वाले नियम की बात कर रहे हैं किसकी बात करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब वाले नियम की ध्यान में रखना रिपोर्टिंग वर्ब वाले नियम की बात कर रहे हैं इसलिए ध्यान में रखना इस बात को चलो देखते हैं सबसे पहले अच्छा रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं जो एक कामा में होता है उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं ये आप लोगों को पता है किसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो एक कामा में होता है बच्चों उसी को तो क्या कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं जो दो कामा में हो जाएगा उसे क्या बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच यहां पर तो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच क्योंकि ये दो कामा में है ठीक है ये दो कामा में है इसलिए ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच तो सबसे पहले हमें क्या करना है रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले नियम को सीख लेते हैं सबसे पहले देखो रिपोर्टिंग वर्ब वाले के नियम को सीखेंगे तो ध्यान में रखना अगर से फर्स्ट है ध्यान में रखना से या सेज सेज के बाद बच्चों से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट मतलब से या सेज के बाद ठीक है से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट ये मैंने लिखा कोई आ गया क्या जानवर वानवर वो मक्खी उक्खी आ जाती है भाई चलो यहाँ पर देख लेते हैं अच्छा देर से काम किया है से या सेज के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो ये देखो मैंने लिख करके इसको कट कर दिया कट करने का मतलब है कि भैया नहीं है कट करने का मतलब है नहीं है फिर से ध्यान से सुन लो क्या था से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा नहीं रहेगा मतलब कट्टम कुट्टम का मतलब है नहीं रहेगा तो तब क्या करेंगे से या सेज को हम वैसे ही लिखेंगे बच्चों से या फिर हम सेज ही लिखेंगे जो रहेगा उसी को जैसा है वैसा लिख देंगे ठीक है आगे देखो लेकिन बच्चों अगर से या सेज के बाद ध्यान से सुनना से या सेज के बाद से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट अगर रहेगा ऑब्जेक्ट रहेगा चलो ऑब्जेक्ट ये देखो ऑब्जेक्ट रहेगा कट्टम कुट्टम यहाँ नहीं किए हैं इसका मतलब रहेगा अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो से या सेज को क्या बदल देंगे अगर ध्यान से मेरी बात को सुनना से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा ठीक है से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो से टू को अच्छा आप लोगों में से चलो यहीं पर बना दे नहीं तो आप लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे ध्यान में रखना अगर ऑब्जेक्ट रहेगा ना ध्यान से सुन लेना अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये वाला जो होता है लल्ला ना मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि आप समझ जाओ आपको कभी कंफ्यूजन ना हो जीवन में मैं थोड़ा सा इसको और आगे कर लेता हूँ जब ऑब्जेक्ट रहता है ना तो पता है यहाँ पर टू भी रहता है क्या रहता है टू ध्यान में रखना यहाँ पर टू भी रहता है टू और फिर ये देखो अब ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात को
अगर से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो टू भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये टू आएगा, टी ओ आएगा आएगा आएगा। ठीक है, फिर से सुनो। से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं होने का मतलब है कुछ नहीं दिया रहेगा, तो से या सेज को सेज ऐसे लिख देंगे। लेकिन से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो इसके साथ में टू आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट से पहले टू लगा रहेगा, से या सेज के बाद टू लगा रहेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तब इसको किस में बदल देंगे? अगर ऐसा रहेगा तो से टू को बदल देंगे किसमें? टेल में। से टू को बदल देंगे किसमें? टेल में। और सेज को बदल देंगे, अगर सेज रहेगा, से नहीं रहेगा, सेज रहेगा, तो सेज को बदल देंगे टेल्स में। किसमें बदल देंगे? टेल्स में। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब सुनो ध्यान से कहानी को। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये हो गया यहां तक, आगे बात करते हैं। देखो आगे, लेकिन अगर लल्ला यहीं पर क्या हो जाए, थर्ड पॉइंट में हम लोग राइट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग राइट कर लेते हैं, अगर यहीं पर रहेगा सेड, सेड और सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट मैंने राइट किया और ये ऑब्जेक्ट मान लो मैंने कट्टम कुट्टम कर दिया, तो कट्टम कुट्टम करने का मतलब है कि नहीं है। जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेड को लल्ला सेड ही लिखते। ध्यान में रखना, सेड को क्या करेंगे? सेड ही लिखेंगे। लेकिन अगर सेड के बाद बच्चों, सेड के बाद, अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ध्यान में रखना सेड टू आता है, सेड टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ये देखो प्लस है, तो अगर सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड टू को बदल देंगे किसमें? सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में। और टोल्ड में बदलने के बाद फिर हम जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लिख देंगे। ये बात ध्यान में रखना। फिर से सुनो, अगर सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, यहां कट्टम कुट्टम नहीं किया, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट है, तो जब अगर सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड टू को बदल देना किसमें? टोल्ड में। और फिर लगा देना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब जो यहां पर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसी को लिख देंगे। यहां पर भी वैसे ही होता है, अगर से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम सेड टू को सेज या सेज टू को हम किस में बदल देते हैं? टेल या टेल्स में। और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट भी यहां पर भी लिखते हैं। ध्यान में रखना, यहां भी ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल दिखाएंगे, एक एग्जांपल बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप लोग घबराएं नहीं। ठीक है, बस देखते रहो, आगे देखो, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर यहां पर क्या हो जाए, हम लोग क्या करेंगे? अगर कामा और इन्वर्टेड कामा रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों? इसको हटा करके हम लोग लगाएंगे क्या? दैट। ध्यान में रखना, इसको हटा करके क्या लगाते हैं? दैट। चेंज हो जाएगा, दैट में टी एच ए टी है। और ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है, तो फिर ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं? बना लेते हैं। चलो, और अंत में क्या करेंगे आप? फुल स्टॉप लगा देंगे सेंटेंस। जो भी सेंटेंस बन जाएगा उसके अंत में आप क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, आपको ये तीर थोड़ा सा सही नहीं लग रहा होगा तो हम लाइन थोड़ा सा और सही खींचने का प्रयास करते हैं कि ताकि लाइन थोड़ी सी सही हो सके। ठीक है, तो चलो, ये हम लोग क्या करेंगे? इसके यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब चलो इसके लिए एक एग्जांपल लगाते हैं, एग्जांपल लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। ठीक है, देखो भाई, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं कि ना, या फिर मैंने लिखा आई से, ये एग्जांपल है, ध्यान में रखना बच्चों। आई से कामा इन्वर्टेड कामा, आई से कामा इन्वर्टेड कामा, ही ही इज माई ब्रदर, BROTHER। ये देखो, ठीक है, ये एक ऐसा सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस का आंसर लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले देखो ये क्या है? रिपोर्टिंग, इसमें देखो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है कि नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट नरेशन है कि इनडायरेक्ट नरेशन है। तो देखो दो भाग है, एक क्या हो गया? कामा इन्वर्टेड कामा लगा है, जिसमें कामा और इन्वर्टेड कामा लगा होता है वो क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन होता है। यहाँ पर देखो आपको पहले बताया गया था, जिसमें कामा और इन्वर्टेड कामा लगा रहेगा वो क्या होगा? डायरेक्ट नरेशन। और जिसमें कामा और इन्वर्टेड कामा नहीं लगा रहेगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन है और ये क्या है? डायरेक्ट नरेशन। यहाँ पर आप जो एग्जांपल लिखे हैं, यहाँ पर आई से, ये कामा में, एक कामा में है, ये इनडायरेक्ट सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब है,
क्योंकि कामा लगा है और यहाँ पर ये डबल कामा लगा है तो ये क्या हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये क्या हो गया डायरेक्ट नरेशन हो गया। डायरेक्ट नरेशन को हमें क्या करना है इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। डायरेक्ट स्पीच है इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। चलो आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से देख लेना, आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी ना आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं फिर से इसको समझाऊंगा। लेकिन अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर आई है, सबसे पहले हम ये एक कामा में है, इसको सॉल्व करते हैं। ये है आई, तो आई को लिखेंगे आई और यहाँ पर है से। एक बात बताओ, यहाँ देखो से है, यहाँ पर से है, यहाँ देखो कह रहा था पहले में क्या कहा था कि अगर से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं होने का मतलब क्या है कि कुछ नहीं रहेगा। फिर से समझो, अगर से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा मतलब कुछ नहीं रहेगा तो से या सेज को सेज ही लिखेंगे, से ही लिखेंगे। तो यहाँ पर भी से या सेज के बाद कुछ नहीं है, इसलिए से या सेज को सेज ही लिखना, से ही लिखिए, से हो गया। फिर ये कामा और इन्वर्टेड कामा, देखो एक कामा यहाँ और दो कामा यहाँ, तो कामा और इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। यहाँ पर देखो इस वाले में यानी पांचवें वाले रूल में मैंने यही समझाया यहाँ पर, ठीक है। आप देखो पांचवा वाला दिख रहा होगा, हाँ। यहाँ पर देखो पांचवें वाले में मैंने यही समझाया है कि कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर भी है एक कामा और ऊपर दो कामा, तो एक कामा नीचे और दो कामा ऊपर। तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, पहले दैट लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। ये हो गया that। ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या करो, इधर की जितनी सारी चीजें वैसे ही उतार लो। यहाँ पर क्या है तो ही को ही लिखेंगे, इज है तो को इज लिखेंगे, माई है तो माई को माई लिखेंगे, और ब्रदर है तो ब्रदर को ब्रदर लिखेंगे। अंत में फुल। देखो बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आप देखो ये क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब था। रिपोर्टिंग वर्ब के नियम में यही चलता है कि अगर से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो से या सेज को सेज ही ना, से ही लिखेंगे या सेज लिखेंगे। लेकिन अगर से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो से या सेज को हम किस में बदल देंगे, टेल में या टेल्स में। तो यहाँ पर नहीं था, से या सेज के बाद कुछ भी नहीं था, इसलिए से या सेज को सेज ही ना, से ही लिख दिए, इसलिए ये हो गया। एक एग्जाम्पल और मैं बताऊंगा ताकि बच्चों आप लोगों को एकदम से समझ में आ जाए और आपकी कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। ठीक है, मैं थोड़ा-सा इसको छोटा करूँगा ताकि आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल्स में और यहाँ पर बता सकूँ। और ये इसलिए मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको हर एक चीज़ समझाता चलूँ, सॉर्ट आउट करता चलूँ आपकी समस्याओं को, कि ताकि आप, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में और आप रहें सबसे आगे। चलो भाई, देखो एक एग्ज़ाम्पल मैं और राइट करूँगा, एक एग्ज़ाम्पल मैं और राइट करूँगा ताकि आपको ये समझ में आ सके और आप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकें। ठीक है? चलो देखते हैं। और इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा-सा ऊपर, ठीक है? मैं इनको भी थोड़ा कर लेता हूँ ऊपर ताकि ये भी ऊपर आ जाए, एक सीरियल वाइज़ में हो जाए। अब देखो, एक एग्ज़ाम्पल मैं और लिखता हूँ, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल मैं और लिख लेता हूँ, अब वो देखो। मैंने लिखा नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल अ, ही सेज टू मी, he says to me, comma, inverted comma, he says to me, comma, inverted comma, राधा, तो राधा को ही लिख लेते हैं। राधा, राधा सिंग्स, राधा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, राधा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखो ये हो गया बच्चों डायरेक्ट नरेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो भाग है, एक यहाँ पर है और एक ये यहाँ पर है, तो दो भाग हो गए। दो भाग हो गए तो क्या हो गया, ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि दो भाग डायरेक्ट नरेशन में होते हैं, एक भाग क्या होगा, इनडायरेक्ट नरेशन में। इक्का बनेगा तो इनडायरेक्ट नरेशन होगा, अंत में फुल स्टॉप लगेगा तो। और ये कामा इन्वर्टेड कामा लगा रहेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट नरेशन होगा। ठीक है, अब देखना, चलो इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों ये है तो इसको हम लोग लिखेंगे, है ना। चलो पेन को कर लेते हैं चेंज। ये है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब को लिखते हैं। ही है सबसे पहले तो ही को ही लिख लो, ठीक है। ही को सबसे पहले आप ही लिख लो, ही को ही लिखेंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पर सेज है ना, सेज के बाद देखो टू आ गया और इसके बाद ऑब्जेक्ट भी है मी। सेज है, सेज के बाद टू है और उसके बाद मी है। देखो यहीं पर मैंने लिखाया था कि अगर से या सेज के बाद टू आ जाएगा
और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, तो से को किस में बदल देंगे? टेल में, और सेज को किस में बदल देंगे? टेल्स में। ठीक है, फिर से समझो, अगर से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो से टू को किस में बदल देंगे? टेल में, और सेज टू को किस में बदल देंगे? टेल्स में। यहाँ पर देखो सेज है, यस लगा है, तो यहाँ वाले में भी यस वाला ही होना चाहिए। फिर से समझो, यहाँ अगर यस लगा रहेगा, सेज है, यस वाला रहेगा, यानी यहाँ यस वाला रहेगा तो यहाँ वाला यस रहेगा, यहाँ यस नहीं लगा रहेगा तो यहाँ भी यस नहीं लगा रहेगा, बदलेंगे तो। ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्या है? यस लगा है, तो बदलेंगे तो यहाँ पर भी यस, ये वाला यस वाला लगना चाहिए। तो सेज है, तो सेज बदल जाएगा किसमें? टेल्स में। तो यहाँ लिखो बच्चों टेल्स, और टू भी हट जाएगा क्योंकि सेज टू को पूरे को बदलते हैं, इतने पूरे को बदलते हैं, सेज टू को बदले हैं। उसके बाद बचा क्या? मी, तो मी को मी लिख लो। ठीक है, क्या लिखेंगे? मी को मी लिख लेंगे। अगर आपको ये डाउट है तो मैं मी फिर से बना देता हूँ। ओके, ठीक है, तो ये देखो फिर से मी आ गया यहाँ पर। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पर देखो क्या है? कामा और इन्वर्टेड कामा, कामा और इन्वर्टेड कामा, कामा और इन्वर्टेड कामा। जब कामा और इन्वर्टेड कामा होता है, यहाँ पर देखो कामा और इन्वर्टेड कामा, ये जानते हो क्या होता है? जैसे आप लोग क्या करते हैं, जब कभी-कभी साइकिल चलाते हुए जाते हैं, साइकिल चलाते हुए जाते हैं, तो साइकिल कभी पंचर हो गई, साइकिल में कील गड़ गया, तो जब पंचर वाले दुकान के पास लेकर जाएँगे, जो पंचर बनाता है वो क्या करता है? उसमें से कील को निकालता है, और कील को निकाल करके उसमें क्या करता है? उसको ऐसे-ऐसे रगड़ करके उस पे सुलेशन लगा देता है, सुलेशन लगा करके चिपका देता है। यहाँ पर भी बच्चों वही चीज़ है, ध्यान में रखना। ये देखो काँटा की तरह लग रहा है कि नहीं? जैसे काँटा का ऐसे लगा था, ऐसे चुकान बाटे, है ना? ऐसे लगा तो चुकान बा, ओह माय गॉड! हाँ, तो क्या है, ऐसे टायर में चुका रहेगा, तो ऐसे निकालेगा पंचर बनाने वाला, इसको निकालेगा, खींच करके निकाल लो। खींच करके निकालोगे तो यहाँ पर कौन-सा सॉल्यूशन लगाओगे? दैट, मतलब ये देखो कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएँगे तो क्या लगाएँगे? दैट। तो यहाँ पर भी ये जो लगा हुआ है, इसको निकालो, इसको हटाओ, और इसके स्थान पर क्या लगाएँगे हम लोग? दैट। ठीक है? अब आगे देखो, अब इधर क्या है बच्चों? ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब इधर क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच को लिख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? राधा है, तो राधा लिखेंगे। इज़ है, सॉरी सिंग्स है, तो सिंग्स लिखेंगे। सिंग्स अ स्वीट, स्वीट सॉन्ग, SONG, स्वीट सॉन्ग। फुल स्टॉप। ठीक है? तो देखो बच्चों ऐसे हमें पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये देर हो गई है। तो हर ना आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, आपका पूरा का पूरा सिलेबस कराने की ज़िम्मेदारी मेरी है। बस आप पढ़ो आराम से, मस्त से, देखो आराम से, ये कैसे बनता है, क्या होता है, सारी चीज़ों को बताएँगे। एक वीडियो और अभी हम कल इस पर बनाएँगे ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए। इसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है? चलो इसको थोड़ा-सा कर देते हैं बड़ा, ताकि आप लोगों के लिए आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें और एक बेहतरीन तरीके से आप इसका नोट्स बना सकें। तो आप नोट्स बनाते रहना, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो शिक्षा यस से, और चाहे तो आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो कोचिंग, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे यहाँ पर क्लास आकर के पढ़ते हैं ऑफलाइन, और चाहे तो ऑनलाइन घर से पढ़ते हैं, आप क्या करेंगे? नोट्स बनाएँगे बच्चों, और जहाँ कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगी, आप तुरंत हमसे पूछेंगे कि सर ये बताओ, ये नहीं समझ में आया, ठीक है? और हम आपका आंसर देने के लिए, आपको बताने के लिए सदैव तैयार हैं, ताकि आपकी कुछ भी चीज़ें छूट ना पाएँ। आप रहें सबसे आगे मस्त, और आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की ये क्लास कैसी लगी? ज़रूर आप फीडबैक देना, ज़रूर बताना कि सर कैसी क्लास लगी, अच्छी थी या नहीं, कुछ समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताना, फिर से मैं और बेहतरीन तरीके से वीडियोज़ बनाने का प्रयास करूँगा, और बेहतरीन तरीके से आपको क्लास देने का भी प्रयास करूँगा। ओके, तो चलो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।